प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगिनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, मध्य प्रदेश में पर्यटन। और मध्य प्रदेश के पर्यटन के अंतर्गत हम टॉपिक जो है वाइल्ड लाइफ पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की स्थिति क्या है, अभ्यारण्य कितने हैं, किनकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है ये टॉपिक। चलिए, इससे पहले हमने एमपी के टूरिस्ट उस पर काफ़ी वीडियो लेक्चर बना चुके हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास में हम कवर कर चुके हैं। आप बिगनिंग कैरियर क्लासेस चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले बात ये उठती है कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, अभ्यारण्य क्या होते हैं, रिजर्व बायोस्फीयर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 1972 में, कब 1972 में साथियों, हमारे यहाँ एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, ठीक है। ये आया था 1972 में। इसमें जो है स्पष्ट रूप से हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उनको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना, उनका शिकार करना दंडनीय अपराध माना गया, ताकि हमारा पारिस्थितिकी संतुलन जो है बना रहे। आपको पता होगा साथियों, इससे पहले एक और संस्था कार्यरत है जिसका नाम है IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब? 1948 में। साथियों, आपको पता होगा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ क्या काम करता है, एक सूची प्रकाशित करता है। नाम सुना होगा आपने, रेड डाटा बुक, ठीक है। ये रेड डाटा बुक जो होती है साथियों, इसमें हमारे जो भी संकटग्रस्त वन्य जीव या वनस्पतियां होती हैं, संकटग्रस्त या विलुप्त प्राय जो वन्य जीव या वनस्पति होती है, उनसे संबंधित ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है। सिविल सेवा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, ठीक है। चलिए, हम इन्वायरमेंट में और डिटेल पे चर्चा करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे क्या, एक तो जो विलुप्त प्राय होते हैं, विलुप्त प्राय वन्य जीव अवलिक वनस्पति, और इसके अलावा जो है इसमें क्या, संकटग्रस्त, ठीक है। क्या? संकटग्रस्त जो भी हमारे वन हो, ठीक है, वन हो, वन्य जीव हो, वनस्पति हो, ठीक है, इन सबसे संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करती है। आपने एक WWF का नाम भी सुना होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष, जहां से हमको जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हमको जो है आर्थिक सहायता भी मिलती है। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं कि भाई ये नेशनल पार्क क्या होते हैं, अभ्यारण्य क्या होते हैं। जब हम किसी विशेष वन्य जीव या वनस्पतियों को संरक्षित करने के लिए उनके प्राकृतिक आवास में हम क्या काम करते हैं, कुछ क्षेत्र निर्धारित करते हैं। और ये जो क्षेत्र निर्धारित होता है, ये हमारा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बना हुआ है 1972, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ये कब आया था? तो ये आया था 1972 में। और इसकी जो धारा है, देखिए, धारा जो है 35 के अंतर्गत किसका गठन किया जाता है? नेशनल पार्क का गठन किया जाता है। ये जो है हमारे यहाँ जिला प्रशासन से लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार है ये विशेष निरीक्षण करवाती है, और जब हमको ऐसा लगता है कि प्राकृतिक दृष्टि से यहाँ पे किसी वन्य जीव, वनस्पतियों और अन्य चीज़ों को संरक्षित किया जाना है, तो ये गाइडलाइन तैयार की जाती है, राज्य सरकार करती है। लेकिन जब बात आती है 2 या 2 से अधिक राज्यों की, मान चलिए कोई नेशनल पार्क है, ये हमारा एक नेशनल पार्क है, और ये नेशनल पार्क में पता चला कि इसकी कुछ बाउंड्री हमारी छत्तीसगढ़ से भी लग रही है। अब ये 2 राज्यों की बात आ गई, तो यहाँ पे केंद्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब ये धारा
26 के तहत गठित होता है तो ये कहलाता है अभयारण्य। ठीक है, क्या कहलाता है? अभयारण्य, सेंचुरीज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये भी जो है किसी प्राकृतिक जो है, आप देखोगे अभी जैसे हमारे बैतूल में जो है पीलीभीत करके जो है कालीभीत करके एक अभयारण्य जो है अभी प्रस्तावित है, जो स्पेशली भालुओं के संरक्षण के लिए होगा। तो प्रिय साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है जानकारी है। अब प्रश्न ये उठता है कि नेशनल पार्क और अभयारण्य में क्या अंतर होता है, ये मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तो इनके गठन से रिलेटेड, दूसरी चीज होती है इनमें सुविधाओं से रिलेटेड। दरअसल जो नेशनल पार्क होते हैं इसमें सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां निषेध होती है, अर्थात यहाँ पे अगर कोई जंगली उत्पाद होंगे, जो हमारे वन उत्पाद होंगे, लघु वन उत्पाद, उसका भी हम दोहन नहीं कर सकते हैं। कोई लकड़ी पड़ी है, सूखी है, उसका हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अर्थात मानवीय गतिविधियां पूर्णतः निषेध होती है। किस पे? नेशनल पार्क पे। तो फिर साथियों अभयारण्य में क्या होता है? अभयारण्य में सीमित मानवीय गतिविधियां होती है। सीमित अर्थात हम जो लघु वन उपज है उसका उपयोग कर सकते हैं। हम जो है वहाँ पे गिरी सूखी जो लकड़ी है, ठीक है, गिरी पड़ी है, उसको सिर बोझ के माध्यम से हम ला सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब सीमित मानवीय गतिविधियां हो सकती है वहाँ पे। चलिए अब साथियों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की और अभयारण्य की। तो अभी यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या है कि हमारे देखिए 11 नेशनल पार्क है। ठीक है, कितने? हमारे 11 नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क की संख्या यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? 11। मैं 11 + 1 लिख देता हूं। दरअसल इस बार का जो इकोनॉमी सर्वे आया है उस इकोनॉमी सर्वे में एक नेशनल पार्क को काउंट नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, जब हम सेंचुरीज की बात करते हैं, अभयारण्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 25 + 7 अर्थात हमारे 7 ऐसे हैं जो अभी प्रस्तावित हैं और 25 हैं ऑलरेडी। ठीक है, जब हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या है कितनी? 7। और जब हम पूरे इंडिया की बात करते हैं साथियों तो आप देखोगे कि संपूर्ण इंडिया में जो टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या है वो है कितनी? 52। ठीक है, कितनी? 52। और जब हम टाइगर कॉरिडोर की बात करते हैं, कॉरिडोर की बात करते हैं साथियों, आज का जो टॉपिक है ये फॉरेस्ट जो मुख्य परीक्षा है उसकी दृष्टि से भी, और इसके अलावा जो इंटरव्यू होगा भी 2020 का जो, और अभी जो हमारा 2019 का जो रिजल्ट आया है उसमें, तो उस दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझसे इंटरव्यू में फॉरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, प्रोफेसर SP गौतम सर के बोर्ड में था मेरा। चलिए, तो हमारे यहाँ टाइगर कॉरिडोर, अब प्रश्न उठता है कि टाइगर कॉरिडोर क्या होती है। तो देखिए साथियों, ये हमारा बांधवगढ़ है और ये हमारा संजय गांधी है। अगर हम क्या काम करें, इनके स्वतंत्र विचरण के लिए हम एक ऐसी कॉरिडोर का निर्माण करें इस तरीके से। ठीक है, तो ये कॉरिडोर जो है इधर से, ये जो है यहाँ का टाइगर यहाँ विचरण कर सकता है, यहाँ से यहाँ विचरण करता, यही कॉरिडोर कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी पूरे इंडिया में कॉरिडोर की बात करें तो पूरे इंडिया में 32 कॉरिडोर है, टाइगर कॉरिडोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में टाइगर, अभी हाल ही में टाइगर की गणना हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि MP को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। आपको पता होगा MP 526 टाइगर के साथ प्रथम स्थान पर है। ठीक है, सेकंड नंबर पर कर्नाटक है 524 में। ठीक है, हम जो है MP को तेंदुआ स्टेट भी कहते हैं। क्या? तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। प्रिय साथियों, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो है 3421 तेंदुए हैं। इस तरीके से इसको पैंथर स्टेट भी कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब हम चलते हैं हमारे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पर। इसको हम मिटा रहे हैं साथियों। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट करना हो तो आप कर सकते हैं।
प्रिय साथियों, देखिए अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो है नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है, किस तरीके से हम इसको विजिट कर सकते हैं और प्रत्येक नेशनल पार्क की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कौन से ऐसे वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, उन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय साथियों, देखिए जरा, सबसे पहले याद करने का तरीका, एग्जाम्पल के लिए जब आप पतालकोट पे सफ़र करोगे तो ग्वालियर के पास जैसे ही आप उतरोगे तो आप देखोगे वहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको माधव नेशनल पार्क मिलेगा। और ये माधव नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, शिवपुरी में। आपको पता होगा कि हमारा माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, शिवपुरी में। साथियों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों फेमस है। शिवपुरी आपको पता होगा कि ये पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है, इसको पर्यटन नगरी की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर आप देखोगे साथियों तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगी आपको बहुत ही फेमस सांख्य सागर झील, ठीक है, सांख्य सागर झील मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही फेमस है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी जॉर्ज फैसल्स की पहाड़ी। क्या मिलेगी, फैसल्स की पहाड़ी। पहाड़ी के साथ साथ साथियों यहाँ पर जॉर्ज फैसल्स का किला भी मिलेगा जो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। अगर आप जाओगे तो हमारा जो आगरा मुंबई हाईवे है, ठीक है, NH3, कौन सा, NH3 हाईवे पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, शिवपुरी में है। शिवपुरी को क्या कहा जाता है, तो पर्यटन नगरी की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा फिर यहाँ पर जॉर्ज फैसल्स की पहाड़ियाँ मिलेंगी और क्या मिलेंगे साथियों, यहाँ पर मिलेंगे आपको सांख्य सागर झील। इसके अलावा साथियों एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा, जो अभी कि तात्या टोपे को फांसी की सजा कहाँ दी गई थी, तो आपको पता होगा तात्या टोपे को फांसी की सजा यहीं पर दी गई थी, शिवपुरी में ही। चलिए अगले, जब आप पहुंचोगे कहाँ पे, भोपाल। जब उसी पातालकोट ट्रेन से आप भोपाल आओगे तो भोपाल में आप जैसे ही उतरोगे तो जो हमारी बड़ी झील, बड़े तालाब है, वहाँ पर आप देखोगे कि शहर के बीच में आपको जो है वन विहार नेशनल पार्क मिलेगा। कौन सा, वन विहार नेशनल पार्क। इसको जो है सरीसृप या सर्प उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग सभी प्रकार के सरीसृप यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा साथियों इसको चिड़ियाघर की संज्ञा भी दी गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के जो है वाइल्ड लाइफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कभी आप जाइएगा, भोपाल में हमारा संग्रहालय भी मिलेगा, जो कि अभी आपको MPPSC में पूछा गया था। जो बादल भोई संग्रहालय है, अब वो हमारा संग्रहालय कहाँ पर, भोपाल स्थापित कर दिया गया है, ठीक है, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इस नेशनल पार्क में एक अच्छी सुविधा है, अगर आप में से कोई व्यक्ति किसी वाइल्ड लाइफ को गोद लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। उसके सुविधा की दृष्टि से उनको जो है कुछ आर्थिक सहायता देकर आप गोद ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भोपाल वन विहार आप देखोगे। जब साथियों आप इसी भोपाल वन विहार से आगे बढ़ोगे तो आप आओगे होशंगाबाद। होशंगाबाद में आपको बहुत ही फेमस नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क। प्रिय साथियों, जब हम सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो हमारे मन में जो है एक अजीब सी जो है हलचल सी मच जाती है। क्यों, क्योंकि सतपुड़ा में प्रकृति का जो है इतना मनोहारी परिदृश्य है। जब आप पचमढ़ी जाओगे तो यह वही पचमढ़ी है जिसको मध्य प्रदेश का शिमला भी कहा जाता है। तो कभी जाइएगा आप, बिल्कुल आपको वो आनंद की अनुभूति होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। यहाँ पर साथियों आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क, इसके अलावा एक बोरी अभ्यारण्य भी मिलेगा। यहीं पर साथियों आपको धूपगढ़ भी मिलेगा, धूपगढ़ की चोटी मिलेगी जो सनसेट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आप देखोगे कि ऐसा लगेगा कि मैं सन को जो है हाथ से पकड़ सकता हूँ। हिल स्टेशन है यहाँ पर साथियों, आपको जड़ी बूटी बैंक भी मिल जाएगा,
पांडव गुफा भी मिल जाएगा, बी फॉल, डचेस फॉल भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा मनोहारी परिदृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रकृति का बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे बखान किया गया है। चलिए, तो होशंगाबाद में क्या हो गया साथियों, ये कहाँ पर है होशंगाबाद में। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किसके लिए जाना जाता है, एक तो कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है और दूसरा बायसन गौर के लिए। ठीक है, बायसन गौर जो है इसके लिए ये जाना जाता है। कृष्ण मृग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ में ही साथियों यहाँ पर बोरी अभ्यारण्य भी मिलेगा आपको। ठीक है, क्या मिलेगा, बोरी अभ्यारण्य। साथ में यहाँ पे पचमढ़ी में आप देखोगे कि हमारा क्या मिलेगा, हिल स्टेशन भी मिलेगा। क्या, हिल स्टेशन मिलेगा। साथियों यहीं पर आपको पनार पानी क्षेत्र जो कि तितलियों की घाटी के लिए फेमस है। कौन सा क्षेत्र, पनार पानी क्षेत्र जो कि तितलियों की घाटी के लिए काफी फेमस है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बी फॉल, क्या, बी फॉल, डचेस फॉल। ठीक है, डचेस फॉल जो है ये झरने भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति में यदि हम बात करें तो हमारे जो छोटा महादेव, बड़ा महादेव, चौरागढ़, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पांडव गुफा मिलेगी। पीटीएस जो है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो है उसके जस्ट बाद में आप देखोगे एसपी बंगला, और जो एचडीओपी बंगला है उसके पीछे जस्ट पांडव गुफा है। यहाँ पर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल भी आपको मिलेगा। यहीं पर आपको जो है क्या भी मिलेगा, बायसन लॉज भी मिलेगी। ठीक है, जब आप जाओगे तो बायसन लॉज का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है म्यूजियम बनाया गया है। तो इस तरीके से आप देखोगे जड़ी बूटी बैंक भी मिलेगी। तो हमारा जो सतपुड़ा, और ये वही सतपुड़ा है जिसको हम क्या कहते हैं, सतपुड़ा की रानी कौन, पचमढ़ी भी यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वर्षा भी होती है। हिल स्टेशन भी है। हमारी धूपगढ़ पर्वत चोटी है जिसकी की ऊंचाई लगभग 1350 मीटर के आसपास है। धूपगढ़ यहीं पे है साथियों, ध्यान रखिएगा, धूपगढ़ यहीं पर है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या था, होशंगाबाद जो है नेशनल पार्क था। अगला नेशनल पार्क हम साथियों बात कर रहे हैं किसकी, पैंच की। जब हम पैंच टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका अभी नाम कर दिया गया है क्या, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। क्या विशेषता है साथियों, जब हम इसकी बात करते हैं तो अभी आपने नाम सुना होगा मौगली का। किसका नाम सुना होगा, मौगली का। ठीक है, तो मौगली जो है उत्सव यहाँ पे वर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। और ये मौगली किस पर आधारित है, एक बुक है द जंगल बुक। और ये द जंगल बुक जो है ये लिखा था किसने, रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने लिखा था, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था, एक अंग्रेज ने लिखा था। ठीक है, साहित्यकार था। ठीक है, और जिस पर एक मूवी भी बनी है, जंगल जंगल पता चला है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो है पैंच टाइगर रिजर्व पर ही बनाई गई है। और अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसी पैंच की एक बहुत ही फेमस बाघिन थी जिसको नाम दिया गया था कॉलर वाली बाघिन। और ये इसलिए चर्चा में थी कि इसने 30 शावक से अधिक को जन्म दिया था। ठीक है, और इसी की वजह से हमारे स्टेट को एक टाइगर स्टेट का दर्जा पुनः मिला है। अभी इसका देहांत हो गया है, अभी जो है विशेष सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया है। पैंच टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा और इसका कुछ भाग जो है महाराष्ट्र टच करता है। प्रिय साथियों, यहीं से पैंच नदी भी निकलती है। और यहीं पे ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि हमारी जो ब्लैक पहाड़ी है तो ब्लैक हिल्स आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, काला पहाड़ जो है यहीं पर देखने को मिलेगा। तो इन सब के लिए जो है हमारा पैंच टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है। तो कहाँ पर है, सिवनी छिंदवाड़ा लोकेशन पर है।
क्या है ये विशेष? मोगली उत्सव के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? ब्लैक हिल्स है। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे आप कॉलर वाली बागिन के लिए फेमस है। बाइसन गौर यहाँ पर पाए जाते हैं। जंगली भैंसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहीं पर टुरिया सत्याग्रह भी हुआ था साथियों, आपको पता होगा, जो हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में पढ़ते हैं टुरिया सत्याग्रह है, तो वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। यहीं पर सुभद्रा कुमारी चौहान की समाधि भी मिलेगी साथियों, है ना। वही सुभद्रा कुमारी चौहान जो कौन सी रचना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। कहाँ पे? पेंच टाइगर रिजर्व में। और अभी हाल ही में द जंगल बुक के कारण काफ़ी चर्चा में है। द जंगल जो यहाँ पर माना जाता है कि एक भेड़िए के बच्चे जो है एक शावक को उठाकर ले जाता है, और वो बच्चा जो है धीरे धीरे उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं की भाषा बोलता है और उन्हीं के साथ अपना जीवन यापन करता है। आपने देखा होगा बिल्कुल। चलिए आगे हम बात करते हैं साथियों कान्हा नेशनल पार्क की। कान्हा नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं तो एमपी का फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क भी है, अभ्यारण्य भी है, और फर्स्ट क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। जब मैं अभ्यारण्य की बात करूं तो 1933 में अभ्यारण्य बनाया गया इसको, 1955 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया, और 1974 में हमारे यहाँ इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। अब प्रश्न उठता है साथियों कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट। ठीक है, कौन सा? जिम कॉर्बेट। जब हम जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो ये जिम कॉर्बेट जो है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में 1973 में इसको जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो आप बताओगे कान्हा नेशनल पार्क। अब साथियों ये कान्हा नेशनल पार्क की क्या विशेषता है? जब हम कान्हा, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लगभग ये 941 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका कुछ क्षेत्र बालाघाट को भी टच करता है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दूसरी क्या विशेषता है? अगर हम बात करें कि सर्वाधिक बाघ कहाँ पर है तो सर्वाधिक बाघ यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? हमारा जो कान्हा नेशनल पार्क है यहीं पर। और क्या मिलेगा साथियों? यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा ब्रेडरी प्रजाति का जो है बारहसिंगा, ठीक है, जिसको सर्वस डुआ सलाई ब्रांडेरी के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। 1972 में इसको जो है बनाया गया था। संभवतः 1981 में है शायद, उसको मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ, देख लीजिएगा। तो काय के लिए ये जाना जाता है? तो आपको पता होगा ये क्या है? ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा के लिए। ठीक है, किसके लिए? बारहसिंगा के लिए। इसका नाम है क्या? सर्वस डुआ सलाई ब्रांडेरी। अच्छा, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फॉरेस्ट पीएससी वाले हैं वो हमारे जो है कुछ महत्वपूर्ण जो वनस्पति हैं, जैसे सागौन हो गया, टेक्टोना ग्रैंडिस, साल हो गया, सोरिया, रोबस्टा, इस तरीके से जो है आप थोड़ा सा क्या काम कीजिएगा, उनके साइंटिफिक जो है नेम भी याद रखिएगा। जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनके भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछे जाएंगे, प्री में नहीं पूछे गए तो मेंस में पूछे जाएंगे। चलिए, इस तरीके से। और अभी क्यों चर्चा में है? तो अभी हमारा जो कान्हा नेशनल पार्क है इसने अपना स्वयं का लोगो जारी किया है द भूर सिंह के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, जो रोहन चक्रवर्ती है उसने ये तैयार किया है। तो कौन सा? मैं इसको कुछ चीजें मिटा देता हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, जब मैं बात करता हूं किसकी, तो द भूर सिंह की, ठीक है, द भूर सिंह, ये क्या है? तो आप बताओगे कि जो कान्हा नेशनल पार्क है जिसने स्वयं का अपना लोगो जारी किया है, ये लोगो तैयार किया है रोहन चक्रवर्ती ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है जो कि पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। चलिए,
तो कान्हा नेशनल पार्क पे क्या हो गई, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, पहला ही अभ्यारण्य है, पहला ही टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व कब बना, 1974 में। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। तो भाई प्रश्न उठता है कि कितना क्षेत्रफल है, तो लगभग 941 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ। क्यों चर्चा में है, तो आप बताओगे कि सर्वाधिक बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या है, ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा भी पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, कभी आप जाइएगा, बहुत ही मनोहारी जो है परिदृश्य देखने को मिलेगा आपको। जब हम बात करते हैं साथियों अगले फॉसिल्स, इसको जीवाश्म भी कहा जाता है। जीवाश्म अर्थात जहां जो जीव हैं, कुछ कई वर्षों पहले कुछ ऐसी गतिविधियां निर्मित हुई होगी कि यहाँ पे कुछ ऐसे जीव जंतु रहे होंगे जो दब गए, धीरे धीरे कालांतर में वो जीवाश्म के रूप में तब्दील हो गए। जब आप जाओगे साथियों तो दोनों ओर गेट पर आपको डायनासोर के जो है काफ़ी बड़ी प्रतिमाएं मिलेंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है म्यूजियम है, उस म्यूजियम में जो है बहुत सारे जो है म्यूजियम में जीवाश्म को रखा गया है। और यहाँ पर साथियों इसको घुघवा भी कहा जाता है, घुघवा नेशनल पार्क। ठीक है, और ये मात्र 2.7 हेक्टेयर पर है, वर्ग किलोमीटर पे है। ठीक है, अर्थात ये सबसे छोटा नेशनल पार्क भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉसिल्स नेशनल पार्क कहाँ पर है, डिंडोरी में है। अगली बात आती है साथियों कि हमारे यहाँ जो है अगली बात आती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, प्लीज साथियों आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ, साफ करने वाला हूँ। चलिए, आगे हम बात करते हैं साथियों। जब अगले हम बात करते हैं, मैं 2 मिनट आपको रिवीजन भी करवा दूंगा। चलिए, जब हम बात करते हैं साथियों किसकी, बांधवगढ़ की, तो बांधवगढ़ कहाँ पर है साथियों, ये हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बांधवगढ़ क्यों, क्योंकि ये 32 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी, 32 पहाड़ियों से घिरा है, इसलिए इसको बांधवगढ़ कहा जाता है। दूसरी बात साथियों, यहाँ पे क्यों फेमस है, यहाँ पर सर्वाधिक क्या मिलेगा, बाघों का घनत्व मिलेगा। कहां पर, यहीं पर। ठीक है, सर्वाधिक बाघों का घनत्व, ये ना केवल मध्य प्रदेश में साथियों, अपितु पूरे भारत में जो है सर्वाधिक बाघों का घनत्व यहां पर मिलेगा। और लगभग प्रति 8 वर्ग किलोमीटर के अंतराल पे आपको एक टाइगर देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज साथियों, यहां पर सफेद टाइगर, ठीक है, व्हाइट टाइगर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, व्हाइट टाइगर भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर। और क्या है साथियों, यहां पर आप देखोगे कि बहुत ही अच्छी जो है, यहीं से अभी एक प्रश्न पूछा गया था, चरण गंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा चरण गंगा है, ये चरण गंगा नदी है, ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप देखोगे कि बांधवगढ़ से जो है भगवान विष्णु जो है बढ़िया शेषनाग सैया में सोए हुए हैं, माता पार्वती जी उनके पैरों को जो है वो जो है सेवा कर रही है, और वहीं से उनके चरणों से क्या निकली हुई है, गंगा। ठीक है, नदी जिसका नाम है चरण गंगा। ठीक है, ये अभी प्रश्न पूछा गया था। और ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद शेरों की नर्सरी किसको कहा जाता है, तो साथियों दरअसल ये बहुत समय पहले की बात है। कैप्टन मोहन सिंह जो है, आपको पता होगा राजा मार्तंड सिंह थे, उन्होंने जो है एक शावक, मोहन नामक शावक को पाला था जो कि वाइट था। वहीं से धीरे धीरे इसकी उत्पत्ति हो गई, इसलिए सफ़ेद शेरों की नर्सरी रीवा को कहा जाता है, पर पाए कहाँ जाते हैं, बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा नेशनल पार्क है, यहाँ पर कभी आप जाइएगा। चलिए, अगली बात हम करते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। जब हम संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करते हैं तो साथियों ये मध्य प्रदेश के सीधी में है। यहीं पर ध्यान रखिएगा, ये घाटी है, किरार घाटी।
ये किरार घाटी को लेकर काफी विवादित वो चलता है। ये किरार घाटी प्रश्न पूछा जाता है कि किरार घाटी किन दो राज्यों के बीच जो है विवादित है। तो ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच विवादित क्षेत्र माना जाता है। जब हम किरार घाटी की बात करते हैं, अगर ये छत्तीसगढ़ में काउंट करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 30, 82, 45 वर्ग किलोमीटर मिलता है कुछ पुस्तकों में। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, किरार घाटी मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया है और अब इस आधार पर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क। इसके अलावा जब आप पन्ना आओगे तो पन्ना में आप देखोगे साथियों, इसको हम रेप्टाइल भी कहते हैं। क्या? रेप्टाइल पार्क भी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर रेंगने वाले जीव जंतु ज्यादा मिलेंगे, जैसे घड़ियाल हो गया, सरीसृप हो गए, मगरमच्छ हो गए, ये जो है आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वही पन्ना है जिसको हम आंवला नगर भी कहते हैं। ठीक है, आंवला नगर भी कहते हैं। ये वही पन्ना है जहां पर डायमंड, आपको पता होगा कि पूरे भारत में डायमंड स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और ये डायमंड कहाँ पर पाया जाता है साथियों? इसी पन्ना क्षेत्र में, पन्ना, छतरपुर, यहाँ पर। ठीक है, जो मजगबा खदान है, जो हिनोता खदानें हैं, बागिन नदी है यहीं पर। ठीक है, और आप देखोगे कैन नदी जो है यहाँ पर जल प्रदान करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ पर है? पन्ना में। नेशनल पार्क भी है ये। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हम करते हैं। एक और है हमारा कहाँ पर? धार में, जिसका जो किसके नाम से है? डायनासोर के नाम से। किस नाम से? डायनासोर के नाम से जो है, क्योंकि यहाँ पे हमको डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, इसलिए जो है इसको जो है नेशनल पार्क बनाया गया है। ठीक है, एक और ध्यान रखिएगा साथियों, हमारा जो पालनपुर कुनो है, ठीक है, पालनपुर कुनो, ये कहाँ पर है? श्योपुर में। कहाँ पर? श्योपुर में। ध्यान रखिएगा साथियों, ये पालनपुर कुनो को भी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। और ये काय के लिए फेमस है? एशियन लायन के लिए। ठीक है, ये कहाँ से लाए गए हैं? तो मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, जो कि पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे कि गिर गुजरात है ना, गिर गुजरात के जो एशियन लायन हैं उनको कहाँ? मध्य प्रदेश के पालनपुर कुनो अभ्यारण्य में संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ओंकारेश्वर। दरअसल जब हम ओंकारेश्वर की बात करते हैं तो यह कहां पर है? खंडवा में। कहां पर? खंडवा में। एक नेशनल पार्क, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, धार वाला हम बात करें तो ये हमारा 10वां नेशनल पार्क है, और पालनपुर की बात करें तो हम 11वां नेशनल पार्क है। हालांकि ओंकारेश्वर नेशनल पार्क 2004 में ही बन गया था। कहाँ पर? खंडवा में। ठीक है, कब? 2004 में ही। ये हमारा कौन सा? 12वां नेशनल पार्क है। तो फिर मैंने 11+1 क्यों बताया? क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें ओंकारेश्वर नेशनल पार्क को काउंट नहीं किया गया है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताया है। तो ये हमारे कुछ नेशनल पार्क थे जिसको आपको याद रखना था। चलिए साथियों, कुछ हम 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो कान्हा है। कब बना? 1974 में बना। फिर सर्वाधिक बाघों का घनत्व कहाँ पर है? बांधवगढ़, उमरिया में। ठीक है, इसके अलावा फिर कहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सिवनी में है। क्यों फेमस है? मोगली उत्सव के कारण। द जंगल बुक का संबंध किससे है? तो आप बताओगे पेंच टाइगर रिजर्व से है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे यहाँ किसको? धूपगढ़ कहाँ पर है? सतपुड़ा नेशनल पार्क पे। ठीक है, चलिए ये कुछ चीजें थी जिनको आपको ध्यान में रखना था। ये हमारे नेशनल पार्क थे। अब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। तो देखिए जरा, हमारा जो टाइगर रिजर्व है 1, दूसरा टाइगर रिजर्व 2, ठीक है, तीसरा टाइगर रिजर्व 3, चौथा टाइगर रिजर्व, ठीक है, 5वां टाइगर रिजर्व,
ठीक है, 5 हो गए। और ये छठवां टाइगर रिजर्व हमारा ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सातवां जो टाइगर रिजर्व है वो है रातापानी अभयारण्य। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारा रातापानी अभयारण्य है, ये रातापानी जो अभयारण्य है, इसको जो है ये पहला ऐसा अभयारण्य है जिसको हमने क्या बनाया है, टाइगर रिजर्व बनाया है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। कौन सा, 7वां टाइगर रिजर्व। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, मैं मिटा रहा हूं। चलिए 2-3 चीजें ध्यान रखिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। पहली चीज ध्यान रखिए, टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 7 है। और अभी हमने 7 के नाम बताया आपको, ठीक है, 7 के नाम बताया। पहला हमारा क्या हो गया, हमारा सतपुड़ा हो गया, ठीक है, सतपुड़ा आपको पता होगा। फिर पैंच हो गया, कान्हा हो गया, ठीक है, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया। इसके अलावा फिर जो है आप देखोगे हमारा क्या, पालनपुर कूनो हो गया, ठीक है, कौन सा, पालनपुर कूनो हो गया। इसके अलावा रातापानी। तो ये जो है हमारे क्या है, टाइगर रिजर्व है। अब बात उठती है हमारे यहाँ रिजर्व बायोस्फीयर की, क्या, तो प्रश्न पूछा गया है रिजर्व जो है बायोस्फीयर, ठीक है। जब हम रिजर्व बायोस्फीयर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा साथियों, हमारे यहाँ 3 रिजर्व बायोस्फीयर है। मध्य प्रदेश का पहला रिजर्व बायोस्फीयर जो है ये पचमढ़ी है, आई थिंक 1986 में ही ये बन गया था। दूसरा हमारा क्या है, अचानक मार। ये जो है आप ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक में, ये होशंगाबाद में हो गया, ये अमरकंटक में हो गया। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी जाता है। प्रिय साथियों, तीसरा जो नवीनतम बना है ये हमारा क्या है, पन्ना है, ठीक है, 2011 में। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितने रिजर्व बायोस्फीयर है, ठीक है, 3 है। मतलब नाम ही स्पष्ट है, रिजर्व बायोस्फीयर, अर्थात जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको रिजर्व करने के लिए, ठीक है। हम इन्वायरमेंट में आपको डिटेल में बताएंगे। अगली चीज आपको ध्यान में रखना है साथियों कि हमारे यहाँ एमपी में अभी महत्वपूर्ण चीजें की जा रही है। आपको पता होगा कि 1948 से ही मध्य प्रदेश में चीता को विलुप्त, मतलब चीता जो प्राणी है, वाइल्ड लाइफ है, वो विलुप्त हो चुका है। तो प्रिय साथियों, अभी हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस है नौरादेही अभयारण्य। ये मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। ये कहाँ पर है, सागर में। और क्यों चर्चा में है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है हम क्या लेकर आ रहे हैं, चीता। और ये चीता कहाँ से लिए जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, मतलब साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा दूसरा हमारा जो है कहाँ पे, पालनपुर कूनो में, पालनपुर कूनो। ये 2 जगह हमारे यहाँ निर्धारित की गई है जहां पर क्या लाए जाएंगे, चीते को बचाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नौरादेही सागर और पालनपुर कूनो अभयारण्य। और क्या महत्वपूर्ण है साथियों, यहां पर प्रश्न उठता है कि जो एमपी है, एमपी का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब हम एमपी को कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। चलिए, जब हम एमपी के अभयारण्य की बात करते हैं तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, आप नोटबुक से कवर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले सबसे बड़े की बात करें तो अभी मैंने बताया नौरादेही। नौरादेही कहाँ पर है, तो सागर में है। सबसे छोटा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, एमपी का सबसे छोटा राला मंडल है। और ये राला मंडल कहाँ पर है, तो इंदौर का सबसे छोटा जो है, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा घाटी गांव और करेरा। जब हम घाटी गांव और करेरा की बात करेंगे तो घाटी गांव कहाँ पर है, ग्वालियर में है, और करेरा कहाँ पर, शिवपुरी में। घाटी गांव और करेरा,
ठीक है, आप बुक में देख लीजिएगा, घाटी गांव ग्वालियर में है, करेरा जो है शिवपुरी में है। और ये काय के लिए फेमस है, तो ये आप देखोगे कि साहेब बुलबुल सोन चिड़िया के लिए फेमस है। साहेब बुलबुल और सोन चिड़िया के लिए ये फेमस है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जब हम केन चंबल अभ्यारण्य की बात करते हैं, किसकी, केन और चंबल अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये स्पेशली काय के लिए फेमस है, घड़ियाल के लिए फेमस है। किसके लिए, घड़ियाल के लिए फेमस है। आप देखोगे तो वो फैन अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये अभी लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया था, फैन अभ्यारण्य। तो ये फैन अभ्यारण्य आपको कहाँ पे मिलेगा, मंडला में ही, जहाँ पर हमने क्या देखा था, सबसे बड़ा जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी था। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देखोगे तो सोन चिड़िया के लिए भी फेमस है। और रातापानी ध्यान रखोगे, रातापानी एक ऐसा अभ्यारण्य है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। ये रातापानी जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है साथियों, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और क्यों फेमस है, तो आप बताओगे इसको कि इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है, अर्थात पहला अभ्यारण्य जिसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी है हमारे यहाँ पचमढ़ी अभ्यारण्य है, सरदारपुर है, ठीक है, सरदारपुर है। इसके अलावा जो है पचमढ़ी है, सैलाना है, सैलाना और सरदारपुर, दो ऐसे अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से, सैलाना एंड सरदारपुर। ये दोनों अभ्यारण्य जो है किसके लिए, खरमोर पक्षी के लिए फेमस है। ठीक है, खरमोर पक्षी के लिए क्या है, फेमस है। अभी हाल ही में आपको पता होगा झाबुआ में एक नेशनल पार्क अभ्यारण्य प्रस्तावित है, जो स्पेशली किसके लिए होगा, मोर के लिए संरक्षित होगा। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में एक और कालीभीत अभ्यारण्य है। ठीक है, कालीभीत, पीलीभीत नहीं, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, कालीभीत अभ्यारण्य है। तो ये कहाँ पर है, ये बैतूल में प्रस्तावित है। कहाँ पर, बैतूल में। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस लिए, तो ये स्पेशली भालुओं के लिए संरक्षित होगा। किसके लिए, भालुओं के लिए ये स्पेशली संरक्षित होगा। किसके लिए, भालुओं के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखोगे मयूर अभ्यारण्य जो है कहाँ पर, झाबुआ में, मोर के लिए। तो ये हमारे काफी कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे रायसेन में पहला तितली पार्क खोला जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर तितली पार्क की बात हो तो मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क जो है, बटरफ्लाई पार्क जो है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन में खोला गया है। ठीक है, और दूसरे यदि बात करें, सेकंड की हम बात करें, तो ये कहाँ पर, इंदौर में। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तितली पार्क दो प्रस्तावित है। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप देखोगे, व्हाइट टाइगर सफारी। ठीक है, टाइगर सफारी ये काफी चर्चा में है। ये कहाँ पर, मुकुंदपुर। ये मुकुंदपुर कहाँ पर पड़ता है साथियों, सतना में। यहाँ पर जो है व्हाइट टाइगर सफारी संचालित है। तो इस तरीके से जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। हमारे यहाँ साथियों टाइगर टास्क फोर्स भी गठित किया गया है। ठीक है, टाइगरों की सुरक्षा के लिए टाइगर गणना होती है। और अभी मैंने आपको बताया कि 526 टाइगर के साथ एमपी प्रथम पर है। हमारे यहाँ तेंदुआ की गणना भी हुई है। और जब तेंदुआ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 3421 तेंदुआ पाए गए हैं। ठीक है, अब अगली बात मैं आपसे कर लूँ कि हमारे यहाँ जो है गिद्ध, तो सबसे ज़्यादा जो गिद्ध है ये हमको कहाँ मिलेंगे, पन्ना टाइगर रिजर्व में। ठीक है, कहाँ पे, जो हमारा पन्ना नेशनल पार्क है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको गिद्ध मिलेंगे। इसके अलावा हम आगे बात करें साथियों, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये
जो गिद्ध है इसको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। और प्रश्न ये उठता है कि हमारे गिद्ध के विलुप्ति का मुख्य कारण क्या है। तो ये जो गिद्ध है ये विलुप्त इसलिए हो रहे साथियों कि हम जो जानवरों को दर्द निवारक दवा दे रहे हैं डाइक्लोफेनेक, ठीक है, उसकी वजह से मरे हुए जानवरों को जब गिद्ध खाते हैं तो उनके लंग्स डैमेज हो जाते हैं। इस वजह से बहुत तीव्र गति से जो है गिद्ध विलुप्ति की कगार में है। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट हंगुल चलाया जा रहा है हिरण के संरक्षण के लिए। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है हाथियों के लिए। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट सेब चलाया जा रहा है स्पेशली गिद्धों को संरक्षित करने के लिए। हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं टाइगरों को संरक्षित करने के लिए। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक बहुत फेमस व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है कैलाश सांखला। और ये कैलाश सांखला का नाम इसको जो है मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे इंडिया का टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो कैलाश सांखला का नाम आता है। इसके अलावा वर्ल्ड में गैनीमीड जो है ये टाइगर के जो है जनक माने जाते हैं, वर्ल्ड टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ आपने सलीम अली का नाम सुना होगा, इनको पक्षी वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। आपने हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह का नाम सुना होगा जिसको हम जल वाले बाबा या जल पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल संरक्षण की दिशा में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपने नाम सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा का, ठीक है, जो कि चिपको आंदोलन के प्रणेता भी है। आपने नाम सुना होगा साथियों नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता किसका? मेघा पाटकर का। ठीक है, तो ये कई पर्यावरणविद है जो हमारे प्रकृति के संरक्षण के लिए उनके विकास के लिए क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। तो प्रिय साथियों ये हमारा भी दायित्व है जब हम बात करते हैं। ये देखिए जरा, मैं कुछ चीजें आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रिय साथियों, जब हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं तो आप देखिए जरा, हमारा ये दायित्व है, हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा कुछ दायित्व है। क्या दायित्व है साथियों? देखिए हमारे आर्टिकल जब हम 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 हमारा क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब जो है जब, और इसका संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। साथियों जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, जब हमको जो है किसी भी प्रकार की सांस लेने की या कोई भी ऐसी जिससे हमारे प्राणों की जो है प्राणों पर हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे उस पर एक्शन लेता है। एग्जाम्पल के लिए जरा सोचिए, दिल्ली में अभी फॉग चल रहा था, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डीजल वाहनों को प्रतिबंध करने की जो है वो की थी। साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड एंड इवन नंबर भी चलाया था। तो ये सब इसलिए होता है जब हमारे यहाँ पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले पर हस्तक्षेप करता है, क्योंकि ये लोगों की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। चलिए दूसरी चीज जब हम बात करते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। जब हम हमारे क्या नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसकी बात करते हैं, तो आप देखोगे कि हमारा जो आर्टिकल 48 का है, इस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने यहाँ चाहे नदियाँ हो, नाले हो, वन्य जीव हो, उन सबको सुरक्षित व संरक्षित करने का हर संभव प्रयास करेगा। तो प्रिय साथियों देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल के तहत जिम्मेदारी है, राज्य की भी जिम्मेदारी है। तो मुझे जरा ये बताइए कि हम इस देश के नागरिक हैं, क्या इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमको अपने देश की सुरक्षा, अपने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा हमको करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? तो प्रिय साथियों इसीलिए
हमारे उसमें जो है मूल कर्तव्य, जब आप मूल कर्तव्य की बात करोगे आर्टिकल 51 का में, तो आप देखोगे कि हमारे 11 मूल कर्तव्य है, जिसमें एक मूल कर्तव्य ये भी मिलेगा कि प्रत्येक हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे, नदियों को संरक्षित करे, वन्य जीवों को सुरक्षित करे, हमारे पर्यावरण को हर तरीके से सुरक्षित करें, उसका संवर्धन करे, उसका विकास करे। तो प्रिय साथियों, हम सभी को मिलकर अपने पर्यावरण को भी सेव करना है, ठीक है। इसलिए पॉल्यूशन मत कीजिए। इसलिए जो है अब फालतू जो है नदियों हो नाले हो इन पर पॉल्यूशन मत कीजिए, ठीक है। इन पर जो है अभी हम देख रहे होंगे कि हमारी सरकार इतना प्रयास कर रही है, क्यों? क्योंकि यही हमारा जीवन है, यहीं से हमको जो है स्वच्छ वायु मिलती है। आप कोविड-19 से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि हमको क्यों पेड़ लगाना जरूरी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी मांग रही, और आप देखिए प्रकृति हमको कितना निःशुल्क जो है ऑक्सीजन दे रही है। तो प्रिय साथियों, आपको ये चैनल बहुत अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हो, अच्छी जानकारी मिलती हो, तो आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।